स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जनवरी 26 अटेम्प्ट की आरटीपी सॉल्व करने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने कोशिश किया है कि वो हर चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर कर सके। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सिमिलर हैं जो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से यूनिक है। यूनिक मतलब उसका डिज़ाइन अलग है, बाकी क्वेश्चन वही है जो अपन ने पढ़े हैं। तो इसलिए हम लोग ये आरटीपी कवर करना चाह रहे हैं, जिससे कि एक रिवीजन हो जाए अपना कोर्स का। हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा। और इस आरटीपी से आपको बिल्कुल भी डरना भी नहीं है। मान लो इन केस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको डर लगे कि सर ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में इजी आए, और जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो यही कि आरटीपी ये लोग हार्ड ही बनाते हैं, जिससे वो आपको डरा दे। ठीक है, पर अपने को बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपने को बस प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो हम करने जा रहे हैं यही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अच्छा, फॉर दिस आरटीपी इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपका कोर्स एक बार पूरा कंप्लीट हो गया हो। अगर आपका कोर्स अभी भी बचा हुआ है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो ये आरटीपी में क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें चैप्टर्स को मिक्स करके बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेशियो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है और आपने वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने उन दोनों क्वेश्चन को, दोनों टॉपिक के क्वेश्चन को मर्ज कर दिया और फिर एक क्वेश्चन बना दिया। तो इसलिए अपना कोर्स कंप्लीट होना सबसे पहली प्रायोरिटी है। आरटीपी एमटीपी सब बकवास है अगर अपना कोर्स ही नहीं हुआ है, तो इसलिए पहले कोर्स को खत्म करिए, फिर इस पे ध्यान दीजिएगा। पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आज कि आप लोग का हो ही गया होगा कोर्स, और इसलिए मैं आपको ये आरटीपी सॉल्व करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि अपने एमसीक्यू केस सिनेरियो आएगा एफएम में। तो पहला क्वेश्चन आरटीपी में जो आया था, ठीक है, वो है पीपीडब्ल्यू लिमिटेड इज अ मिड साइज मार्केटिंग कंपनी, appliances for Indian market. With competition heating up, the company's management is becoming increasingly conscious about liquidity management and efficient use of working capital. इस पैराग्राफ का कोई यूज नहीं है। During the last financial year, the company recorded annual sales of 48 lakh rupees. कंपनी ने सेल रिकॉर्ड करी है 48 लाख रुपीस की, ऑफरिंग इट्स कस्टमर्स अ 3 मंथ क्रेडिट पीरियड। 3 महीने का हम लोग क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। सेल है 48 लाख की और 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं टू एनकरेज बल्क ऑर्डर्स। While this has boosted sales, it has also tied up significant funds in debtors. तो हमने सेल तो बढ़ा दी, पर हमारा पैसा भी बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रहा है। ऑन द प्रोडक्शन साइड, कंपनी इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट: मटेरियल 12 लाख, सप्लायर 2 मंथ्स का टाइम देता है, वेजेस 960, वेजेस में 1 मंथ का लैग रहता है, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 12 लाख का है, 1 मंथ का एरियर चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 360 है, 1 मंथ का लैग चलता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 120 है, और ये पेड मंथली इन एडवांस है। तो क्या लग रहा है ऐसी इंफॉर्मेशन को देख के कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? बोलिए। तो ये वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिया है इन्होंने केस सिनेरियो में। और अगर आप पढ़ेंगे फिगर्स को, तो एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा कि फिगर मैच कर रहे होंगे, बट हाँ ये जरूर है कि हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, कि 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 1 मंथ का टाइम पीरियड है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते थे। अच्छा, फिर बोल रहा है द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट अ जीपी ऑफ 20%। तो मेरा एक नोट लिखवाया हुआ है आप लोग को कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि जीपी 20% है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड यूज हो जाए, तो हम लोग फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच लगाते हैं। हम कॉस्ट अकाउंटिंग अप्रोच नहीं लगाते, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच लगाते हैं। तो अगर जीपी 20% है तो हम यहाँ पर कौन सा अप्रोच लगाएंगे स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। It also maintains 2 months stock of raw material holding period, and 2 months stock of finished goods, that is finished goods holding period, to ensure smooth production and timely delivery to customers. Further, depreciation is considered part of cost of production. अच्छा, मेरे भी क्वेश्चन में यही लाइन लिखी हुई थी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। तो मतलब जब हम जीपी निकाल रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन को ट्रेडिंग में लिया जाएगा।
डेप्रीसिएशन इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब डेप्रीसिएशन ट्रेडिंग में ही लिया जाएगा. But since it does not require a cash outflow, management wants to ignore it while assessing the cash cost basis of working capital. याद है ना, दोनों सिखाए थे, नॉन कैश कॉस्ट भी और कैश कॉस्ट भी. तो इन्होंने बोल दिया कि हमको कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है. A minimum cash balance of 1 lakh is always retained for contingencies. Now the board of director have asked the following questions. पहला पूछ रहा है what will be the gross working capital on cash cost basis. याद है gross working capital किसको बोलते थे हम लोग? करंट असेट्स के टोटल को हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते थे. अच्छा, फिर पीपीडब्ल्यू वांट्स टू कंप्यूट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, वही इग्नोरिंग डब्ल्यूआईपी एंड अज्यूमिंग 15% मार्जिन. मार्जिन कौन सा? मार्जिन जो हम लोग सेफ्टी मार्जिन बनाते थे ना, वो सेफ्टी मार्जिन के लिए बोल रहा है कि 15% का सेफ्टी मार्जिन भी बनाना है. बेस्ड ऑन द गिवन डेटा व्हाट विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो इसको हम लोग फाइनल वर्किंग कैपिटल बोलते थे, है ना. क्या बोलते थे? फाइनल वर्किंग कैपिटल. तो एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है और एक फाइनल वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है. थर्ड पॉइंट बोल रहा है मार्जिन को एक्सक्लूड करो. व्हाट इज द करंट रेशियो? करंट रेशियो इज करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, वो निकालना है इसमें. तो मतलब रेशियो भी डाल दिया इस क्वेश्चन में. और फिर व्हाट इज द क्विक रेशियो? क्विक रेशियो याद है क्या? क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो उसमें स्टॉक नहीं आता और उसमें प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता. तो वो हम लोग को क्विक रेशियो निकालना है. एंड व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या? नेट सेल्स स्लैश सीओजीएस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल. पर इस बार क्या है, उन्होंने बोला है कि आपको ना नेट सेल लेना है ना सीओजीएस लेना है. उन्होंने बोला बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स? का मतलब है कि न्यूमरेटर में आपको कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है, ना सेल लेना है ना सीओजीएस लेना है, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है. तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूं कि कैसे करना चाहिए आपको एग्जाम में. तो सबसे पहले, अब वैसे तो ये एमसीक्यू है, तो इतना अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्रॉपर फॉर्मेट बना बना के करें. तो थोड़ा रफ में ही कर रहे हैं हम लोग. तो याद हो तो सबसे पहले टू मटेरियल आ जाता है. तो टू मटेरियल आ जाएगा आपका 12 लाख का. और फिर उसके बाद टू वेजेस आ जाएंगे स्टूडेंट्स 9.6 लाख के. सर आप ये क्या बना रहे हैं? ये मैं ट्रेडिंग पी एंड एल बना रहा हूँ. जब जीपी होता था तो हम लोग ट्रेडिंग पी एंड एल बनाने लग जाते थे. तो टू वेजेस 9.6 लाख का है. और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है. कितने के गिवन है स्टूडेंट्स? 12 लाख रुपए के गिवन है. और इसके अलावा इसमें टू डेप्रीसिएशन भी आएगा, पर वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो भी हमें पता नहीं है. इसके अलावा टू जीपी आएगा और बाय सेल्स आ जाएगा. सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 48 लाख का. सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 48 लाख का. लाख लाख बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिखाया हुआ है कि ऊपर रुपीज इन लैक्स कर देते हैं तो वो पूरा लैक्स में ही चल रहा होता है. और वैसे भी एमसीक्यू है, आपको वो भी लिखना नहीं है ना, बस समझो कि लैक्स में चल रहा है. टू जीपी आ जाएगा आपका. और जीपी जो आ जाएगा 20% के हिसाब से 9.6 लाख का आ जाएगा. तो बैलेंसिंग फिगर बताना, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? जल्दी बताओ. 4,80,000 का आपका डेप्रीसिएशन आ जाएगा. और फिर हम लोग इस जीपी को स्टूडेंट ब्रॉट डाउन कर देते हैं 9.6. और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ जाएगा. सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जनरल है, ये कैसे मान लिया? क्योंकि जीपी गिवन है तो मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जनरल है. और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 3.6 है. और टू सेलिंग एक्सपेंस भी आ जाएगा. और सेलिंग एक्सपेंस कितने का आ जाएगा? 1.20 का. तो बैलेंसिंग फिगर आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है. कितना आएगा? 4.8. ठीक है, ये तो ट्रेडिंग पी एंड एल की बात हो गई. और इसी से अब हम लोग अपना निकाल लेंगे वर्किंग कैपिटल. अच्छा, आप पूछोगे सर ये कौन सा सिचुएशन है?
तो क्या है ना, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, और जब ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं बोलते थे तो हम उसे सिचुएशन वन ही मानते थे, दैट इज एग्जिस्टिंग बिजनेस विदाउट चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसीलिए हमने ना ओपनिंग मेंशन किया ना क्लोजिंग मेंशन किया। अच्छा, इससे अब हमको वर्किंग कैपिटल निकालना था। तो सबसे पहले आप लोग रॉ मटेरियल स्टॉक लिखते थे। तो रॉ मटेरियल स्टॉक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तो 12 लाख को 2/12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख का। WIP को इग्नोर करने बोला है। फिनिश गुड स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के फिगर से आएगा, क्योंकि जीपी है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नहीं आएगा, तो उसमें सिर्फ मटेरियल आएगा, वेजेस आएगा और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा। तो इनका टोटल करें तो 33.6 लाख होता है, और 33.6 को इंटू 2/12 करेंगे तो कितना आता है बताना, 5.6 लाख आ रहा है क्या, 5.6 लाख। अच्छा, फिर उसके बाद डेटर्स। अच्छा सर, आपने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया, तो याद दिला दूं, कैश कॉस्ट बेसिस से कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है कैश कॉस्ट बेसिस से करना है, और इसलिए उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं। डेटर्स अगर निकालना है तो वो सेल्स में से प्रॉफिट हटाते हैं, एक तो दैट इज 4.8 का नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट हटाते हैं सर, नेट प्रॉफिट हटाते हैं, और इसमें डेप्रिसिएशन भी हटा देंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो 48 माइनस 9.6 और इंटू 3/12, 9 पॉइंट, नहीं नहीं 9.6, 9.6 लाख, 3/12 है ये। और फिर उसके बाद आपका आएगा प्रीपेड। इस क्वेश्चन में प्रीपेड भी है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस के लिए प्रीपेड लिखा हुआ है। 1,20,000 का हम प्रीपेड करते हैं, और ये मंथली इन एडवांस है, तो इसमें ये आ जाएगा 0.10 लाख। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा कैश बैलेंस आता है, और कैश बैलेंस जो है उन्होंने कितना रखने बोला था, 1 लाख का। तो 1 लाख ये और ऐड कर दो, तो अपने फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ जाएगा 18.3 लाख। इसी को हम बोलते थे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब यही आपका करंट एसेट है। और इसमें से फिर माइनस करते हैं तीन तरह के क्रेडिटर, मटेरियल के क्रेडिटर, वेजेस के क्रेडिटर और ओवरहेड के क्रेडिटर। तो मटेरियल के क्रेडिटर 12 लाख है, और वही 2 महीने का सप्लायर टाइम दे रहा है, तो 2 लाख का मटेरियल का क्रेडिटर है। और वेजेस में आपके 9.6 लाख है, और ये 1 महीने के क्रेडिट पे चलता है, तो कितना आ जाएगा, 0.8 लाख। और ओवरहेड जो है वो आपका कितने का है, मैन्युफैक्चरिंग में 12 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन में 3.6, तो 15.60 लाख है, और इंटू 1/12 तो ये 1.3 लाख आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी का टोटल लगाया अगर, तो कितना आता है, 4.1, और इससे आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। नेट वर्किंग कैपिटल 18.3 माइनस 4.1 इज 14.2, और इसमें ऐड कर दो 15% का सेफ्टी मार्जिन। तो 15% का अगर सेफ्टी मार्जिन ऐड कर दे, 14.2 का 15%, तो ये आपका 16.33 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, क्लियर है ये, जल्दी बोले, लग रहा है करा हुआ सही है। एमसीक्यू को कोई स्पेशल तरीके से थोड़ी हैंडल करते हैं, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव के जैसे ही करते हैं, बस हाँ उसमें हम लोग प्रॉपरली नहीं लिखते। बाकी करना तो आपको उसको डिटेल में ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं उसमें कोई ट्रिक सिखा दूंगा आपको, तो कोई ट्रिक नहीं है। हाँ ये जरूर है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि एमसीक्यू में क्या क्या पूछा है। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा कि ये चीजें पूछी है तो वही चीज निकालनी है। जैसे मुझे पता है कि करंट लायबिलिटी चाहिए क्योंकि करंट रेशियो पूछा है, तो मैंने पहले ही करंट लायबिलिटी का टोटल लगा लिया। बाकी ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता इसमें। और इसके बाद स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में करंट रेशियो पूछ रहे थे, तो करंट रेशियो हो गया करंट असेट 18.3 एंड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 4.1, तो आपका करंट रेशियो आ जाएगा 4.46, तो इससे आपका आंसर ए हो जाएगा। और फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्विक रेशियो बताओ।
तो क्विक रेशियो में करंट एसेट में से एक तो प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो और एक आपके ये दोनों स्टॉक हटा दो, तो कितना बचा? 10.6 बच गया। तो क्विक रेशियो इज 10.6 डिवाइडेड बाय 4.1, 9.6 और 1 ऐड कर दो तो 10.6 डिवाइड बाय 4.1, क्या ये 2.59 आ रहा है? तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछ रहा था, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में वो बोल रहा है कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स लगाना है। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स में मतलब डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल रहे हैं तो सेलिंग एक्सपेंस आएगा इसका मतलब। तो सेलिंग एक्सपेंस मिलाते हुए अगर मैं इन सारे कॉस्ट का टोटल कर दूं तो ये आएगा आपका 38.4 आ रहा है। तो 38.4 आपकी कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये वही अमाउंट है जो हमने डेटर्स में भी निकाला था, 48 माइनस 4.8 प्रॉफिट एंड माइनस 4.8 डेप्रिसिएशन। तो वही आ रहा है 38.4 एंड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अच्छा, इसमें ये लोग एक्सक्लूडिंग मार्जिन लिखना भूल गए, पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एक्सक्लूडिंग मार्जिन ही है, तो 14.2 ही लेना है, नेट फाइनल वाला नहीं लेना है। 38.4 डिवाइडेड बाय 14.2, तो ये आपका 2.70 आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर है? ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल और रेशियो को मिक्स करके ये केस सिनेरियो बनाया गया है। केस सिनेरियो ऐसे ही होते हैं ना, थोड़ा मिक्सचर ही होता है वो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अब क्या है, केस सिनेरियो अपने एग्जाम में भी एक ही आएगा, बाकी फिर छोटे छोटे एमसीक्यू आते हैं, 2 2 मार्क्स के, 1 1 मार्क्स के, क्योंकि टोटल 15 मार्क्स का ही तो एमसीक्यू आएगा एफएम में। तो वैसे ही हमारे यहाँ पेपर में भी बनाया गया, आरटीपी में भी इन्होंने ऐसे ही किया कि अब छोटे एमसीक्यू दे दिए। प्लीज कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, ए का एनपीवी, बी का एनपीवी, सी का एनपीवी है, और आई का मतलब आप लोग को इन्वेस्टमेंट समझना है, यानी आउटफ्लो समझना है। तो 60, 100 और 150 है। बेस्ड ऑन द डेटा फर्निश्ड अबव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A is recommended based on PI, B is recommended based on NPV, C is recommended based on PI, A is recommended based on NPV। तो क्या है ना, NPV तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो बताओ, अगर तीनों की NPV देखो तो सबसे ज्यादा किसकी NPV आ रही है? C की। तो C की NPV आ रही है, तो मतलब प्रोजेक्ट C चूज होना चाहिए ना NPV के हिसाब से। तो इसका मतलब ये B ऑप्शन और ये D ऑप्शन तो गलत ही है। अब बचे पीआई के बेसिस पे ए और सी, तो आपको यहाँ पीआई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हो पीआई? इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, पर इनफ्लो गिवन नहीं है, तो अगर मैं आउटफ्लो को पहले एनपीवी में ऐड कर दूं तो मेरा इनफ्लो आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 75, और डिवाइड बाय आउटफ्लो कर देंगे 60, तो करना 75/60। म्यूट करो, म्यूट करो, क्या कर रहे हो? किसके घर में आवाज आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये आपका 1.25 आ जाएगा, और फिर 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 करें तो पी आई 1.2 आ जाएगा, और 25 प्लस 150 डिवाइड बाय 150, तो ये आपका 1.17 आ रहा है। नहीं, 175 डिवाइड बाय 150, तो ये 1.17 है। तो बताओ पी आई के हिसाब से कौन सा अच्छा आ रहा है? ए, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। सेकंड का आंसर है ए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है डू पॉइंट एनालिसिस के ऊपर। ये क्या होता है डू पॉइंट एनालिसिस? आपने रेशियो चैप्टर में ना रिटर्न ऑन इक्विटी पढ़ रखा है। किसी को याद है रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला? नो वन? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला नहीं ध्यान है? चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे तो उम्मीद कर रहा था कि आज पढ़ने आए आरटीपी तो एफएम तो तैयार होगी।
रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है ईएटी अपॉन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है ईएटी अपॉन इक्विटी। पर ये ईएटी अपॉन इक्विटी ही क्यों होता है, इसका रीजन, इसका डेरिवेशन है, उसी को डू पॉइंट एनालिसिस बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है वो सुनिए। अगर मैं नेट प्रॉफिट रेशियो ले लूं, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, ईएटी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है। और अगर मैं असेट टर्नओवर रेशियो ले लूं, असेट टर्नओवर रेशियो, तो ये नेट सेल अपॉन टोटल असेट होता है। और अगर मैं प्रोप्राइटरी रेशियो ले लूं, प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो जो है ये होता है ईएटी अपॉन टोटल असेट। तो अगर स्टूडेंट्स इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दे, इन तीनों फॉर्मूले को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, तो चेक करिए क्या ईएटी अपॉन इक्विटी आ जाएगा, क्या नेट सेल से नेट सेल कैंसिल हो जाएगा, और क्या टोटल एसेट से टोटल एसेट कैंसिल हो जाएगा। हाँ नहीं, क्यों नहीं होगा। अच्छा दोनों अपॉन में है। और वैसे भी ये ईएटी नहीं था, इक्विटी था ना, गलती से ईएटी लिख दिया। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो, दोनों अपॉन में है तो कैंसिल नहीं हो सकता। पर अगर मैं ऐसा करूं कि मैं टोटल एसेट अपॉन इक्विटी लिखूं, तो टोटल एसेट अपॉन इक्विटी लिखूं, तो क्या अब ये कैंसिल हो सकता है, और क्या ईएटी अपॉन इक्विटी बन सकता है। तो यही आपका क्वेश्चन था, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना था। नेट प्रॉफिट रेशियो एनपीएम को आप पढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एनपीएम है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और टीएटीआर मतलब हो गया टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है। तो बोल रहा है ये एक्स अपॉन वाई क्या होना चाहिए, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट या टोटल एसेट अपॉन इक्विटी। बोलिए, टोटल एसेट अपॉन इक्विटी। तो इस वजह से जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टोटल एसेट अपॉन इक्विटी। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, इफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज 5/4, डीएफएल कितना है स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए डीएफएल कितना है, डीएफएल कितना है 5/4। और बोल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होगा, डीएफएल 5/4 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होगा, ये कैसे सॉल्व हो सकता है, कोई फिगर तो दो। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं डीएफएल का, तो क्या फॉर्मूला होता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो चक्कर ये है कि सिर्फ रेशियो दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा स्टूडेंट्स, तो कैसे मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालूं। तो अगर मैं मान लूं कि ईबीआईटी 5 ही है और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 4 है, तो क्या मैं बोलूं इंटरेस्ट 1 होगा इसमें। तो बस हो गया ना खत्म, 5/1, तो 5 टाइम्स होगा आंसर। ठीक है, बाकी आप x मान के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ईबीआईटी को x मान लो और उससे पुट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब एमसीक्यू हो गए खत्म आरटीपी के, है ना, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो रेशियो का इन्होंने एक पूरा केस सिनेरियो का क्वेश्चन दे रखा है, प्रैक्टिस करने के हिसाब से एग्जाम में ये आ ही नहीं सकता।
क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन अपने 35 मार्क्स में पूछ ही नहीं सकते ये। 15 मार्क्स में तो आ सकता है 10 मार्क्स के केस सिनेरियो में, पर अब डिस्क्रिप्टिव में इतने बड़े क्वेश्चन अलाउड ही नहीं है। पर ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए इसमें ऑलमोस्ट हमसे काफी सारे रेशियोज पूछ लिए गए हैं। एबीसी इंडस्ट्री, और मैंने आपको शुरू से ही बोल रखा है जब से कोर्स पढ़ाया है, रेशियो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने फिर भी छोड़ रखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ABC Industries, a listed company, is a renowned player in the pharma sector. Company has availed various credit facilities. लोन भी ले रखा है, वर्किंग कैपिटल लोन भी ले रखा है, बैंक गारंटी भी ले रखी है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी ले रखा है। This strategic mix of various credit facilities shows the company balanced approach to leverage and risk management. ये सब कोई काम का नहीं है क्वेश्चन में। द कंपनी हैज टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। ये काम का है कि हाँ 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए का एक, तो यानी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कितने की है? अभी 10 लाख की है। द कंपनी शेयर आर ट्रेडेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ट्रेडेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% का क्या मतलब होता था, कुछ याद है? नहीं, कंपनी शेयर, हाँ मार्केट प्राइस जो है वो 12 रुपए चल रही है ना। कंपनी शेयर्स आर ट्रेडेड एट प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब है कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो मार्केट में वो शेयर कितने का चल रहा है? 12 रुपए का चल रहा है। द कंपनीज कैपिटल यील्ड्स अ हेल्दी रिटर्न रेट, हाउएवर इट ऑपरेट्स इन अ हायर टैक्स एनवायरनमेंट, और टैक्स रेट हमको दे दिया है 50%। टैक्स रेट दे दिया है स्टूडेंट 50%। ठीक है, तो इसमें ज्यादा काम के फिगर नहीं थे, खाली क्या क्या काम के थे? एक तो 1 लाख का शेयर कैपिटल है अपना, और मार्केट प्राइस 12 रुपए है, टैक्स रेट 50% है। फिर बोल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 24-25 द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू किया विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। ऐसा एक पॉइंट मेरे भी क्वेश्चन में था कि शेयर कैपिटल को सेम रखो और उसके हिसाब से पूरा रिकंस्ट्रक्शन करो। तो शेयर कैपिटल जो है ना वो 40% होएगा। तो 40% किसका? 40% बैलेंस शीट के टोटल का। तो मुझे पता है कि शेयर कैपिटल 10 लाख है, शेयर कैपिटल 10 लाख है, तो क्या बैलेंस शीट का टोटल निकल जाएगा? बताना जल्दी से, बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा? अरे बोल दो। 25 लाख, दैट इज 10 लाख जो है वो कितने परसेंट के लिए? 40% के लिए। तो आपके बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा? 25 लाख। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर 10% होएगा, तो 10% किसका? 25 लाख का, तो 2.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर होगा। अदर शेयर होल्डर फंड यानी रिजर्व, तो रिजर्व जो है वो 25 लाख का 15% होएगा, यानी 3.75 लाख होगा। टर्म लोन जो है वो 10% है, तो 25 लाख का 10% 2.5 लाख होगा। और करंट लाइबिलिटी 25% है, तो 25 लाख का 25% 6.25 लाख होगा। टोटल करके देख लो 25 लाख ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये परसेंट जो है अगर इनको ऐड करें तो सब 100% ही तो आ रहा है, तो मतलब और कुछ नहीं बचा है बैलेंस शीट में, है ना। यही लाइबिलिटी साइड है। अच्छा, टर्म लोन इज रीपेबल इन 5 इंस्टॉलमेंट्स। कोई रेशो याद है क्या जिसमें इंस्टॉलमेंट लेते थे? इंस्टॉलमेंट लेते थे किसी रेशो में, किसी रेशो में इंस्टॉलमेंट आता था। कौन से रेशो में आता था? डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो था जिसमें हम इंस्टॉलमेंट भी लिखते थे, ईबीआईटी प्लस नॉन कैश एक्सपेंस अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 - टी। तो वही इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है कि इस टर्म लोन को जो हमने 2.5 लाख का लिया है, इसको हम 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे यानी हर बार 0.5 लाख का इंस्टॉलमेंट देंगे। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया है, इंस्टॉलमेंट में देते तो कैसे देते हैं? इक्वल बांट देते हैं उसको 5 साल में। Since the first installment is not yet paid as a part of periodic review by the bank, and in order to ensure compliance, the bank requested the company to furnish a financial soundness report. बोल रहा है एक रिपोर्ट बनानी है, फाइनेंशियल साउंडनेस रिपोर्ट बनानी है, और ये रिपोर्ट ऐसी दिखेगी। इसमें पहला कॉलम इशू आएगा,
दूसरा कॉलम रेशियो आएगा। न्यूमरेटर क्या होता है रेशियो का, डिनोमिनेटर क्या होता है, आइडियल रेशियो क्या होता है, आपका रेशियो क्या आ रहा है, और अगर वो आइडियल रेशियो से डिफर कर रहा है तो वो आपके लिए फेवरेबल है या एडवर्स, ऐसा एक रिपोर्ट बना के देना है। उसमें कौन कौन से रेशियोज लेने हैं, तो बोल रहा है कवर द वेरियस रेशियोज। कौन कौन से, एस्टिमेट करो वेदर द बिजनेस कैन पे शॉर्ट टर्म डेट, हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे कर देंगे, कौन सा रेशियो बताता है, करंट रेशियो। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे कर देंगे, कौन सा रेशियो बताता है, करंट रेशियो। वेदर मेजर द एबिलिटी टू मीट करंट डेट इमीडिएटली, तो कौन सा रेशियो बताएगा, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो measure the ability to meet the commitment of various debt services like interest installment, तो इससे आएगा debt service coverage ratio। measure the ability of business to meet the interest, तो interest किस रेशियो से पता चलेगा, interest coverage ratio। measures the ability to meet preference dividend, preference dividend पे कर सकते हो क्या, कौन सा रेशियो आएगा, preference dividend coverage ratio। और shows how many times the cash flow before interest and tax cover all fixed finance charges, तो ये आपका fixed cost coverage ratio करके पढ़ाया था आपको। बहुत सारे कवरेज रेशियो सिखाए थे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, फिक्स कॉस्ट कवरेज रेशियो, सारे कवरेज रेशियो पूछ लिए। इसके अलावा खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड मत हो जाइएगा कि ये सब हम कैसे करेंगे, ये जरूरी भी नहीं है कि आएगा। तो इसलिए अपने को टेंशन नहीं लेना है, अपने को बस एक रिवीजन करना है कि अच्छा ठीक है ये आया है तो अब हमको ये रेशियो आना चाहिए। ठीक है, बस इतना सीखना है अपने को। Closing fixed asset after providing 20% depreciation constituted 60% of total asset। तो स्टूडेंट्स आपके बैलेंस शीट का टोटल 25 लाख आया था, तो अब उसका 60% बोल रहे हैं फिक्स्ड एसेट है, तो नेट फिक्स्ड एसेट आपका 60% के हिसाब से 15 लाख का हो जाएगा, और ऑब्वियसली आपका करंट एसेट जो है वो 10 लाख का हो जाएगा। अच्छा, 20% डेप्रीसिएशन लगाने के बाद है ये, तो मतलब आपका जो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट है 15 लाख डिवाइडेड बाय 80% हुआ 18.75 लाख, तो 15 लाख जो है ये 80% के लिए है, तो आपका ग्रॉस फिक्स्ड एसेट आएगा 18.75 लैक्स। ठीक है, तो यानी डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है इसमें, 3.75 लाख का लग रहा है। अच्छा, फिर बोल रहा है करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री भी है, एडवांस टैक्स भी है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी है और रिसीवेबल भी है। रिसीवेबल मतलब डेटर्स, एंड द रिसीवेबल इज 1/5 ऑफ करंट एसेट। तो जो रिसीवेबल्स है आपके वो 1/5 ऑफ करंट एसेट है, तो 10 लाख का 1/5 करेंगे तो रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 2 लाख का। एंड देयर वेर मतलब बोल रहा है द रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो रिवील अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो रिसीवेबल और सेल्स के बीच में रेशियो आ रहा है 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का आ रहा है, तो इससे मेरा टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। टर्नओवर रेशियो होता है मतलब कलेक्शन पीरियड हम लोग लिखते थे 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6 टाइम्स, और 6 टाइम्स आएगा, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रिसीवेबल्स नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स करते थे, पर इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ रिसीवेबल्स लेने बोल दिया, तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी आपकी। रिसीवेबल क्योंकि 2 लाख आ चुका है, तो आपकी क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी, 12 लाख आ जाएगी। और उन्होंने बोला देयर इज नो कैश सेल, तो इसका मतलब आपकी टोटल सेल भी 12 लाख की रहेगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, फिर बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 15%। ये क्या होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी। तो ईबीआईटी आपका 15% है, तो सेल आपकी 12 लाख है, तो उसका 15% करे तो ईबीआईटी कितना आ जाएगा, 1.8 लाख का आ जाएगा। और ईबीआईटी स्टूडेंट्स अगर 1.8 लाख आ गया, तो इसमें इंटरेस्ट भी था, 2.5 लाख का लोन लिया था, उसका 15% करे अगर, तो 2.5 लाख का 15%, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 0.375 लाख का।
इंटरेस्ट आ जाएगा 0.375 लाख का। तो जो आपकी ईबीआईटी है 1.8 लाख, ईबीआईटी अगर 1.8 लाख है तो उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं 0.375 लाख का, तो आपका ईबीटी आ जाता है, कितना आएगा बताना? 1.425, और टैक्स लगा देंगे 50%, तो आपका ईएटी आ जाएगा 0.7125। और इसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दे, जो कि प्रेफरेंस डिविडेंड हमने प्रेफरेंस शेयर बोला कितने का, 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का 10% करे तो कितना आता है? 2.5 लाख का 10% करे तो कितना आता है? हाँ 12%, सॉरी 12%। 2.5 लाख का 12% करिए तो कितना आएगा? 0.30 लाख। 2.5 लाख का 12% यानी 0.30 लाख, तो आपका क्या आ जाएगा? इटेश आ जाएगा। और इटेश कितने का आएगा? 0.4125। और याद है नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे, तो आपका ईपीएस भी कितना आ जाएगा? 0.4125। तो सर ईपीएस क्यों निकालना चाह रहे हो आप? क्योंकि वो बोल रहे हैं आपको ऑल्सो ये भी रेशियोज निकालने हैं दैट इंडिकेट द कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। यानी आपको डेट इक्विटी रेशियो भी निकालना है। और आपको बोल रहा है मेजर्स द ओवरऑल प्रॉफिट जनरेटेड फॉर ईच शेयर इन एग्जिस्टेंस, ओवरऑल प्रॉफिट फॉर ईच शेयर, तो यानी आपको ईपीएस भी निकालना था। और इंडिकेट्स मार्केट रेस्पॉन्स ऑफ द इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट, तो इसको बोलेंगे पी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? पी रेशियो। मार्केट क्या रेस्पॉन्स दे रहा है कि कितना कमा रहे हो तो इतनी प्राइस होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे पी रेशियो। और नहीं, इन्वेस्टमेंट बोल रहा है तो पीबी रेशियो, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू देख लेंगे। और लास्ट वाला बोल रहा है अबाउट अर्निंग्स, तो इसमें पी रेशियो देखेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट बोल रहा है तो पीबी रेशियो, एक पढ़ाया था 19th रेशियो, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो करके एक पढ़ाया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, वो आपका थर्ड केस है। और फोर्थ केस बोल रहा है इक्विटी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है अबाउट अर्निंग्स, तो यानी उसमें पी रेशियो निकालना है। तो मैं ईपीएस तक तो ले ही गया था आपको। ईपीएस को स्टूडेंट अगर एमपीएस से हम लोग कन्वर्ट कर लें, एमपीएस आपका 12 रुपए है, तो आपका पी रेशियो आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 0.4125, तो आपका पी रेशियो कितना आएगा? 29 टाइम्स आ जाएगा। आएगा क्या? हम्म। तो अब एक बार मैं ना यहाँ पर इसके सोल्यूशन में ही आपको ये सब पढ़ा देता हूँ, मैं खुद सॉल्व नहीं कर रहा। क्योंकि आप फिगर तो मैच कर ही लोगे, हमने लिख लिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख आ गया, और बैलेंस शीट का टोटल 25 लाख आ गया। प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख, अदर शेयर होल्डर फंड 375, टर्म लोन 2.5 लाख, करंट लाइबिलिटी 625, टोटल असेट 25 लाख। नेट फिक्स्ड असेट अपने कितने थे? 15 लाख। डेप्रीसिएशन 375 का आ रहा था, करंट असेट 10 लाख था, तो याद हो रिसीवेबल 2 लाख का आ रहा था, और बाकी बचा हुआ अदर करंट असेट हो गया 8 लाख का। यानी क्विक असेट रिसीवेबल ही है सिर्फ। अच्छा, टोटल सेल अपनी 12 लाख आ गई थी, ईबीआईटी 180, इंटरेस्ट माइनस किया, ये सब हमने कर ही दिया था। तो आपका ईपीएस ध्यान है ना क्या आ रहा था? 0.4125 आ रहा था, तो वही 0.4125 का ईपीएस लिख रखा है। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो चाहिए, यानी डेट अपॉन इक्विटी। तो बताओ डेट कौन सा हुआ इसमें? इन सारी लाइबिलिटीज में से डेट कौन सा दिख रहा है? टर्म लोन, तो ये आपका डेट हो गया। और इक्विटी कौन सी दिख रही है? तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व भी आएगा। तो ऐड करना इनको, 13 25 16 25, 16 25 आ रहा है ना? तो डेट इक्विटी रेशियो आ गया इनका 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 16 25, तो कितना आ रहा है? 0.15। एमपीएस 12 रुपए थी, ये मैंने बता ही दिया था आपको। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो आ गया, तो मार्केट वैल्यू आपकी 12 लाख है और बुक वैल्यू 13,75,000 है, तो इससे 0.87 आ गया, और पी रेशियो हमने 29 टाइम्स निकाल ही लिया था।
अच्छा, इसके अलावा उन्होंने करंट रेशो पूछा था। तो पहला केस में हम करंट रेशो निकालना था, न्यूमरेटर करंट एसेट, डिनोमिनेटर करंट लायबिलिटी। आइडियल रेशो आपको पता ही है इसका 2:1 होता है, कंपनी का 1.6 आ रहा है। 1.6 कैसे आ रहा है चेक करना है तो करंट एसेट आपकी 10 लाख है और करंट लायबिलिटी आपकी 625 है, करना 10 डिवाइड बाय 625, 1.6 आ रहा है क्या? तो ये कैसे आ रहा है, 10 डिवाइड बाय 6.25, तो 1.6 आ रहा है। अच्छा, क्विक असेट्स का आइडियल रेशो क्या होता था, 1:1। क्विक असेट्स का आइडियल रेशो क्या होता है, 1:1। तो क्विक असेट्स अपने आ रहे थे रिसीवेबल के अलावा, रिसीवेबल ही यहाँ पर बस क्विक असेट आ रहा था। तो जब हम 2 लाख की रिसीवेबल्स को 2 लाख की रिसीवेबल्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे, करना 2 डिवाइड बाय 6.25, तो क्या ये 0.32 ही आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा, डेट सर्विस कवरेज रेशो का आइडियल रेशो इन्होंने गलत लिख दिया है। डेट सर्विस कवरेज रेशो का आइडियल रेशो होता है कि ये मोर देन 1 होना चाहिए बस, है ना, गलती से 2 लिख दिया इन्होंने, मोर देन 1 होना चाहिए। डेट सर्विस कवरेज रेशो का आंसर भी गलत दे दिया इन्होंने, तो मैं निकलवा देता हूं। डेट सर्विस कवरेज रेशो कैसे निकालते थे, ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 1 - टी। तो ईबीआईटी जो था आपका वो 1.8 लाख का था और डेप्रीसिएशन कितने का था, डेप्रीसिएशन अपना आया था 20% किया था ना हमने, कितना आया था, 3,75,000, 3.75 लाख आया था, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 0.375, और इंस्टॉलमेंट कितना था, 0.5 अपॉन 1 - 0.5। तो इसको सॉल्व करना, कितना आ रहा है, 6.34 आ रहा है क्या? यही आएगा ना, लिख लो 6.34 आएगा। एक्चुअली वो उन्होंने गलती से यहाँ लिख दिया, वो लास्ट वाले में लिख दिया उन्होंने 6.34, फिक्स कॉस्ट कवरेज रेशो में वो लिख दिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मोर देन 1 ही होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, तो करो 1.8 अपॉन 0.375, 1.8 अपॉन 0.375, 4.8 ही आ रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो इज ईएटी अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ईएटी आपका आ रहा था, ईएटी आ रहा था आपका 0.7125 और प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 12% से 0.3 आ रहा था। तो करना 0.7125 डिवाइड बाय 0.3, तो 2.375 आ रहा है। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशो में फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशो में फॉर्मूला होता था ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी। तो ईबीआईटी आपका 1.8 है, इंटरेस्ट आपका 0.375 है, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 0.3 है, डिवाइडेड बाय 1 - 0.5। तो ये सॉल्व करोगे तो 5.69 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या होगा मेरा, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये पक्का है। पर इससे हिंट ये लग गया कि इंस्टीट्यूट कवरेज रेशो पे फोकस कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कवरेज रेशो का ही कोई क्वेश्चन आ जाए। ये हिंट लेते हैं आरटीपी से, ऐसे नहीं घबराना है कि ये आरटीपी में नया क्वेश्चन आ गया तो ऐसे तो एग्जाम में कुछ भी नया आएगा। हाँ बिल्कुल नया आएगा, पर आपको तो एक हिंट दे दिया ना कि कवरेज रेशो पूछ रहे हैं हम लोग, तो कवरेज रेशो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो नहीं लर्न किया है तो कर लो उसको, यही सीख लेनी है आरटीपी से, ठीक है। और हाँ, ये लोग थोड़ा सोल्यूशन में गड़बड़ तो करते हैं, तो करेक्ट सोल्यूशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट्स, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में
कन्वर्टिबल डिबेंचर आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर पे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया और कुछ सिमिलर सा ही है, मतलब ऐसा हमने किया हुआ है बुक में। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शाइन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 04 इज एज अंडर। इक्विटी शेयर कैपिटल 45 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 36 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग 32 लाख है, कन्वर्टिबल डिबेंचर पे फोकस है, तो मतलब एग्जाम में कन्वर्टिबल डिबेंचर आ सकता है। और 11% टर्म लोन है 20 लाख का। ऑल्दो मैंने भी आपको टेस्ट में खूब कन्वर्टिबल डिवेंचर के भी क्वेश्चन दिए थे, बार बार मैंने आपको वो दिया है कन्वर्टिबल डिवेंचर का। कंपनी इशूड 13% कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2023। स्टूडेंट्स ऊपर है 31 मार्च 24 और ये है 1 अप्रैल 23, तो मतलब एक साल तो ऑलरेडी हो चुका है, एक साल तो डिबेंचर को इशू किए हुए हो चुके हैं, विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 years। तो अपने लिए रिमेनिंग लाइफ कितनी हो गई, अपने लिए रिमेनिंग लाइफ कितनी हो गई, तो रिमेनिंग लाइफ इज 5 years। ये एक चीज इसमें नोट करना था। At maturity, the debenture holders will have an option to convert the debentures into equity shares in the ratio of 1:4। मतलब एक डिबेंचर के बदले 4 शेयर मिलेगा, जैसे मेरे बुक में था 1:10, तो एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर मिलेगा, तो 1:4। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 25 रुपीज ईच ऑन 31 मार्च 24। आज शेयर की प्राइस 25 रुपए है, पर ये जो कन्वर्जन होना है ये आज थोड़ी होना है, ये तो 5 साल बाद होना है, तो 5 साल बाद की प्राइस चाहिए, तो उसके लिए ग्रोथ रेट दे रखी है शेयर की 6% पर एनम। तो 5 बार अगर 6% ऐड कर दोगे तो आपके 5 साल बाद की प्राइस निकल जाएगी। तो बता सकते हो अगर P0 जो है वो 25 है, तो P5 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 25 को कंपाउंड कर देंगे 1.06 की पावर 5, जल्दी से करना कितना आ रहा है, 1.06 की पावर 5, तो क्या ये 33.46 आ रहा है क्या, और इससे कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी कि आपको एक डिबेंचर के बदले 4 शेयर मिलेंगे, तो 4 × 33.46 करो तो आपकी कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी 133.84। और इससे फिर आप अपना केडी निकाल सकते हो, तो केडी आफ्टर टैक्स इज, इंटरेस्ट रेट थी 13%, तो 13 × 1 माइनस टैक्स रेट, और टैक्स रेट है अगले पेज में होगा, टैक्स रेट जो है वो 25% बोला है, और आपको ये सारी कॉस्ट निकालनी है, तो टैक्स रेट 25% है, तो ये हो गया 13 × 1 माइनस 0.25 प्लस आरवी दैट इज 100 माइनस कन्वर्जन वैल्यू, नहीं कन्वर्जन वैल्यू आएगा 133.84 माइनस नेट प्रोसीड्स दैट इज 100, मार्केट वैल्यू 100 ही मान रहे हैं, एंड डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 133.84 प्लस 100 एंड होल डिवाइड बाय 2 इनटू 100 कर देना, तो इससे आपका आंसर आएगा 14.13%। ये तो केडी का आंसर हो गया। अच्छा, प्रिफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल है 8 साल बाद। प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट 8 साल बाद रिडीम होगा, और वो अभी 150 रुपीज का चल रहा है। सेलिंग एट 150 का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू 150 चल रही है, तो केपी में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 15 प्लस 100 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 8 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 150 अपॉन 2 इंटू 100, तो आपका इससे केपी निकल जाएगा, और केपी आएगा 7%। अच्छा, सी पॉइंट बोल रहा है प्रिवेलिंग रिस्क फ्री रेट ऑन ट्रेजरी बॉन्ड इज 6%, तो ये आरएफ हो गया, एंड द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम लिखा हुआ है, रिस्क प्रीमियम लिखा हुआ है। अगर मार्केट रिटर्न लिखा होता है तो आरएम होता है, पर अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं, आरएम माइनस आरएफ। तो आपका बीटा भी दे दिया है स्टूडेंट्स 1.54, तो आपका के ई निकल जाएगा, तो के ई इज कैपेम मॉडल लगा देंगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो आर एफ हो गया आपका 6%, आर एम माइनस आर एफ 8%, और इंटू 1.54 करोगे कितना आएगा, कितना आएगा,
18.32, 18.32, और के आर जो है ना वो के ई ओल्ड के बराबर होता है, तो वो भी 18.32 ही हो जाएगा। और टर्म लोन की बात करें तो टर्म लोन में हम लोग ये करते थे कि जो नाम के आगे रेट है उसी को आफ्टर टैक्स कर दो, तो अगर 11 को 1 माइनस 0.25 कर दें तो कितना आएगा 8.25%। ये क्वेश्चन तो इजी लगा, तो एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। कोई क्वेश्चन हार्ड भी होगा तो कोई क्वेश्चन इजी भी होगा, तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले कर लो, हार्ड क्वेश्चन को बाद में करना, जिससे उसमें जितना होए उतने का मार्क्स मिल जाएगा, पर एटलीस्ट इजी क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। सेवेंथ क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें WACC नहीं निकालना था ना बस इसमें इंडिविजुअल कॉस्ट ही पूछी थी। सेवेंथ क्वेश्चन वैसे तो एकदम बुक का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम इन बुक, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, मॉडल आफ्टर टैक्स का। तो जे लिमिटेड इज ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लाख। तो ऑल इक्विटी कंपनी को हम लोग बोलते थे अनलिवर्ड कंपनी। क्या बोलते थे? अनलिवर्ड कंपनी बोलते थे, विद अ मार्केट वैल्यू 25 लाख एंड के आपका 21% है। कंपनी wants to buy back equity shares worth 5 lakh by issuing and raising 15% debt of the same amount। कंपनी क्या कर रही है? 5 लाख रुपए के शेयर बायबैक कर रही है और उससे 5 लाख रुपए का डेट और ले रही है। तो मतलब कंपनी लिवर्ड बनने की कोशिश कर रही है। कंपनी क्या बनना चाह रही है? लिवर्ड बनना चाह रही है। टैक्स रेट इज 30%। अप्लाइंग मॉडल विद टैक्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ जे लिमिटेड। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस डी इंटू टी। तो अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू 25 लाख थी और डेट आपका 5 लाख था, और स्टूडेंट टैक्स रेट आप लोग का 30% है, तो इसका आंसर आ जाएगा 26.5 लाख। और फिर पूछ रहा है केई, तो केई का फॉर्मूला होता था केई ऑफ लिवर्ड फर्म इज केई ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस केई ऑफ अनलिवर्ड फर्म माइनस के डी और इंटू डी इंटू 1 - टी एंड डिवाइडेड बाय ई। ये हमारे केई ऑफ लिवर्ड फर्म का फॉर्मूला था, और ये मैंने बोला था कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा फॉर्मूला, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। वैसे तो लॉजिकली भी करवाया था, पर फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो के ई ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म 21 है, प्लस 21 माइनस के डी, और के डी आपका 15 है, और डेट इसमें 5 है, इंटू 1 - 0.3, और इक्विटी कितनी है इसमें 21.5। 26.5 लाख में अगर 5 लाख का डेट है तो बाकी 21.5 लाख इक्विटी है, तो ये आपका 21.98% आ जाएगा। और फिर पूछ रहा है केओ, तो केओ का फॉर्मूला होता था के ई इंटू 1 - डी इंटू टी डिवाइडेड बाय वी। तो के ई है आपका 21 इंटू 1 - डी 5 इंटू टैक्स रेट 0.3 एंड डिवाइडेड बाय वी 26.5, तो ये आपका 19.81% आएगा। सेम क्वेश्चन आपको बुक का मिल जाएगा, आप कॉपी में देखना और अच्छे से सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लिवरेज का। अगेन एकदम सेम क्वेश्चन बुक में, कोई नया पॉइंट नहीं था इसमें। फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट हैव बीन ऑब्टेन्ड। और अगर आप लोग मुझे बोलते हो कि सर क्वेश्चन नंबर भी बता दो तो मैं वो भी हेल्प कर सकता हूं आपकी। लिवरेज में अगर आप जाएंगे, लिवरेज में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो वो एकदम यही है, सेम क्वेश्चन 9, बुक का सेम क्वेश्चन 9 है। तो शायद अभी पढ़ने से याद भी आ जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख है, डेट 60 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग 35 लाख है, करंट लायबिलिटी 15 लाख है, फिक्स्ड एसेट 1 करोड़ है, करंट एसेट 90 लाख है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि 6 लाख का इसमें डेप्रीसिएशन भी है, और 12 लाख का इन्होंने माइनस किया तो ईबीआईटी आ गया। तो अगर 6 लाख का डेप्रीसिएशन है तो मतलब डेप्रीसिएशन तो फिक्स्ड है, तो बाकी का 6 लाख फिर क्या है?
6 लाख अगर इसमें फिक्स्ड है तो बाकी का 6 लाख क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, लेस इंटरेस्ट 6 लाख, तो ईबीटी आ गया 16 लाख। बोल रहा है डिटरमाइन द डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल एट द करंट लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी सेल हो गई 34, वेरिएबल कॉस्ट 6, तो कंट्रीब्यूशन 28, फिक्स कॉस्ट 6, तो ईबीआईटी 22 और माइनस इंटरेस्ट आपका 6 लाख का, तो आपका ईबीटी आ रहा है 16 लाख। तो बोल रहा है डीओएल बताओ, तो डीओएल क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो करना 28 अपॉन 22, 28 अपॉन 22, 1.27, और डीएफएल में क्या होगा 22 अपॉन 16, करना 22 अपॉन 16, 1.375, 1.375, और डीसीएल के लिए क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.27 इंटू 1.37, 1.75 आ जाएगा डीसीएल। ये डीओएल हो गया, ये डीएफएल हो गया, ये डीसीएल हो गया। और फिर वो बोल रहे हैं इफ टोटल एसेट रिमेन सेम, सेल्स इंक्रीज बाय 20%, सेल को 20% बढ़ा दो, एंड सेल डिक्रीज बाय 20%, कंप्यूट द ईपीएस एट द न्यू लेवल। तो एक बार सेल को 20% बढ़ा दो, एक बार सेल को 20% कम कर दो, और नया ईपीएस बता दो। ध्यान है क्या ऐसा था बुक में, है ना? तो इसलिए ज्यादा इलेबोरेशन में नहीं जा रहे, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते अपने। 8th क्वेश्चन में आपका डीओएल आ गया 1.27, डीएफएल आ गया 1.375, डीसीएल आ गया 1.75, और दोनों सेल को चेंज करके हमने अपना फाइनली ईबीआईटी तक निकाला। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी टैक्स माइनस किया, ईएटी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, ईपीएस आ गया। एकदम बेसिक क्वेश्चन आया था। फिर एक बार 9th को स्किप करके पहले 10th कराता हूँ, है ना? 2 क्वेश्चन ही बचे हैं बस अपने आरटीपी के, पहले 10th करा देता हूँ। 9th क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का था, और 10th क्वेश्चन जो है वो डिविडेंड डिसीजन का था। तो पहले 10th क्वेश्चन करा रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च, ये मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था बेसिकली। फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 25, एबीसी डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड, 40% कंपनी ने डिविडेंड दिया है। द करेंट मार्केट प्राइस इज 57.5, if the retention ratio is reduced by 20%, market price dropped by 2.5। अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही थी, 57.5। बोल रहा अगर रिटेंशन रेशियो को 20% गिरा दे तो आपकी प्राइस ₹2.5 गिर जाएगी, यानी 55 रुपीज हो जाएगी। पर पहले रिटेंशन रेशियो कितना था, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो पहले 40% था तो रिटेंशन रेशियो कितना था, 60%। तो अब बोल रहा है कि इस रिटेंशन रेशियो को कितना कर दो, 40%, और डिविडेंड पे आउट रेशियो को कर दो 60%, तो आपकी शेयर की प्राइस 55 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अच्छा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर गलत लिख दिया इन्होंने, ये फेस वैल्यू नहीं लिखना था, ये अर्निंग पर शेयर लिखना था इनको, गलती से फेस वैल्यू लिख दिया क्वेश्चन में। तो आरटीपी में गलतियां होती है, आप उस पर मत जाइए, आप तो लिख लीजिए ईपीएस है ये। ईपीएस 10 रुपए पर शेयर है। फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या सिंबल होता था? अच्छा, और हिंट दे देता हूं, वॉल्टर मॉडल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वॉल्टर मॉडल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। तो यही एक अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने, कि उन्होंने प्राइस दे दी और आपको बोल रहे हैं कि आर और के कैलकुलेट करो, आर और के कैलकुलेट करो। तो क्या है ना, इक्वेशन बनानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। वैसे मैंने भी एक कराया था वॉल्टर मॉडल में, जिसमें याद हो तो वो धराचार्य फॉर्मूला पे हम पहुंच गए थे फिर, ठीक है, और उसमें के ही निकाला था। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा। वॉल्टर मॉडल का पहले तो फॉर्मूला लिखो,
तो इट इज P इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन के इंटू E माइनस डी होल डिवाइड बाय के। ये वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला रहता था स्टूडेंट्स। इसका सोल्यूशन अच्छे से लिख लो आप लोग, बाकी वैसे आरटीपी में भी अच्छे से ही दिया हुआ है, पर अगर लिखना हो तो कॉपी में लिख सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने पहले केस में बोला है कि प्राइस जो है ना वो 57.5 है, और डिविडेंड जो है ना वो अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, उसका 40% यानी 4 रुपए का डिविडेंड है, और प्लस आर भी मिसिंग है, के भी मिसिंग है, और ई आपका 10 है और डी आपका 4 है, और डिवाइडेड बाय के। ये एक इक्वेशन बन रही है। और दूसरी इक्वेशन बन रही है कि प्राइस 55 है और डिविडेंड जो है वो 6 रुपीज है, प्लस आर अपॉन के इंटू 10 - 6 एंड डिवाइडेड बाय के। ये सेकेंड इक्वेशन बन रही है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से चले तो वो क्या बोल रहा है, जब हम 40% देते हैं तो हमारी प्राइस 57.5 है, और जब हम 60% देते हैं तो हमारी प्राइस 55 है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब इसको थोड़ा शॉर्ट करें तो 57.5 इक्वल्स टू 4 प्लस आर अपॉन के इंटू 6 हो गया ये, एंड होल डिवाइड बाय के। और इधर करें तो 55 इक्वल्स टू 6 प्लस आर अपॉन के इंटू 4 डिवाइडेड बाय के। अच्छा, ये के लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो 57.5 के इक्वल्स टू 4 प्लस आर अपॉन के इंटू 6 होगा, और इधर दूसरी इक्वेशन चल रही है 55 के इज इक्वल्स टू 6 प्लस आर अपॉन के इंटू 4 होगा। तो क्या लग रहा है, दोनों में वेरिएबल सेम चल रहे हैं क्या? तो एलिमिनेशन मेथड लगा के ये सॉल्व हो सकता है। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए थोड़ा सा इजी ये कर सकते हैं हम लोग कि जैसे हम के को तो x मान लें और r अपॉन के को y मान लें, तो मतलब ये 6y हो गया, और ऐसे ही इधर के को x मान लिया और ये r अपॉन के को y मान लिया, तो ये 6 + 4y हो गया। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 6, जिससे y एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो करना 57.5 इंटू 4, कितना आ रहा है 230x प्लस, सॉरी, इक्वल्स टू 16 + 24y, और 55 इंटू 6 इज 330x इक्वल्स टू 36 + 24y। तो क्या है ना, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा 100x इज इक्वल्स टू 20। तो x कितना आ जाएगा 0.20। याद है x किसको माना था, के को मान लिया था, तो आपका के आ गया 20%। समझ में आया क्या सोल्यूशन? और अगर इसमें अब हम लोग पुट कर दे x इक्वल्स टू 0.2, पुट कर दे किसी भी एक इक्वेशन में, इन फर्स्ट डाल देते हैं, तो 57.5 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 4 + 6y, तो आपका y निकल जाएगा। बताओ ना y कितना आएगा? 1.25 आ रहा है y, और y अगर 1.25 आ रहा है तो y एक्चुअली r अपॉन के को बोला था हमने, तो r मेरा निकल जाएगा क्योंकि के पता है 20% है, तो आपका r आ जाएगा 20 इंटू 1.25, तो यानी r इज मोर देन के, और जब r मोर देन के होता है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होता है? अरे बोल दो भाई, 0%। तो अगर r मोर देन के होता है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होता है, और कंपनी तो 40% 60% देने की बातें कर रही है।
तो क्या कंपनी ऑप्टिमम पॉलिसी फॉलो कर रही है? नहीं। तो सेकंड पॉइंट यही पूछ रहा था, कमेंट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी। तो हम बोलेंगे कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द ऑप्टिमम पॉलिसी। अच्छा, ये याद है, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द शेयर। मैंने कराया था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द शेयर। लिमिटिंग वैल्यू अगर नहीं याद है तो याद दिला देता हूं, लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो एक्चुअली लोएस्ट वैल्यू तब आता है जब हम ऑप्टिमम फॉलो नहीं करते हैं। तो हमको 0% देना चाहिए था यहाँ पर अगर हम 100% दे दे तो हमारा लोएस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो P इक्वल्स टू D आपका अगर 10 हो जाए और R जो है वो आपका 25% है, यानी 0.25, KE आपका 0.2 है, इंटू 10 - 10 डिवाइडेड बाय 0.2 करें, तो करना 10 डिवाइड बाय 0.2, 50 रुपए की लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। था मेरे बुक में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द शेयर। लिमिटिंग मतलब लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू कब आती है? जब हम ऑप्टिमम फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल। तो गॉर्डन्स मॉडल का क्या फॉर्मूला होता है? गॉर्डन्स मॉडल का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि गॉर्डन्स मॉडल लगाओ, D1/KE - G। अच्छा, दो प्राइस आएगी क्योंकि एक बार 40% दे रहे थे, एक बार 60% दे रहे थे। तो जब हम 40% देंगे तो 4 रुपीज होएगा, उसमें ग्रोथ ऐड करनी होती है। जी कैसे आता है? B/R। तो अगर रिटेंशन रेशियो अपना 60% था और आर जो है वो आपका 25% था, तो आपका जी कितना आएगा? 15%। तो 4 + 15 डिवाइडेड बाय 20 - 15 करना, तो ये 92 रुपीज आएगा। और दूसरे केस में अगर करें तो 6 प्लस इसमें जी आएगा B/R। तो B हो गया 40%, इंटू आर 25%, तो 10%। तो 6 + 10% अपॉन 20% - 10%, 66 रुपीज आ जाएगा। एक बार 60 लेना था भी, एक बार 40 लेना था भी। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है, Mr. X, the CFO of the company, opines that the ROI is not having any effect on the value of share under Gordon's model. CFO बोल रहा है कि R से गॉर्डन्स मॉडल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली KE से पड़ता है। तो बताओ क्या ये सही बोल रहा है CFO? नो, नो, रॉन्ग। अरे अभी अभी बोला हमने G इक्वल्स टू B/R होता है। तो क्या आर से जी पे फर्क नहीं पड़ेगा और जी से फिर वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा? है ना? तो आर से फर्क पड़ता है। तो सीएफओ भी आपके जैसा निकला है ना, वो भी बोल रहा है आर से फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन आरटीपी का। तो अगेन ये भी क्वेश्चन, नहीं वो तो आंसर प्रॉपरली लिखा हुआ है ना, वहां से पढ़ लेना, मैं तो इसलिए नहीं पढ़ाया कि ठीक है, जनरल था। आंसर ऐसे लिखना है आपको कि सिंस R is used for computing the growth rate, क्योंकि R growth rate निकालने में काम आता है, therefore both KE and R are considered for computing price under Gordon's model, hence the opinion of CFO is not valid. ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। तो ये भी क्या है, इन्होंने थोड़ा सा डराने के लिए केस सिनेरियो बना दिया, इसका भी केस सिनेरियो क्वेश्चन बना दिया, जिसमें सारे मेथड डाल दिए इन्होंने एक साथ ही। ARR, PI, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, मॉडिफाइड एनपीवी, मॉडिफाइड आईआरआर, सब कुछ डाल दिया इन्होंने एक ही क्वेश्चन में। तो नहीं आ सकता एग्जाम में इतना बड़ा। ABC is a mid-size engineering and fabrication company that supplies precision components to automobile and heavy machine sectors. In order to maintain competitiveness,
and expand its market share, the company has proposed a new project involving purchase and installation of a CNC machine. बस यही लाइन काम की है कि हाँ एक मशीन लाना चाह रहे हैं. The estimated cost of project is to be financed partly through. अच्छा एक हिंट मैं दे देता हूँ, ये भी मिसिंग फिगर का ही क्वेश्चन है. मैंने भी एक आपको कैपिटल बजटिंग में करा रखा है जिसमें IRR गिवन था, PI गिवन था, और उससे फिर हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके पे बैक, NPV, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब निकालते थे. तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन बनाया इन्होंने. तो बोल रहे हैं हम लोग फाइनेंस करना चाह रहे हैं इंटरनल अक्रूवल से. इंटरनल अक्रूवल मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग से. और इसके अलावा हम लोग फाइनेंस करना चाह रहे हैं लोन लेके. किससे लेना चाह रहे हैं? बैंक से. ABC has approached the bank requesting project financing. Financial projections are as follows. तो बोल रहा है द पे बैक पीरियड इज 5 years. पे बैक पीरियड क्वेश्चन नहीं दे दिया. 5 years का पे बैक पीरियड है. अच्छा 5 years का पे बैक पीरियड मतलब ये होता था कि लाइफ ही 5 years है, या 5 years का मतलब ये होता था कि पैसा 5 years में आ जाएगा. पैसा आ जाएगा 5 years में. और इसमें पीवी नहीं होती है, ध्यान है ना. जब हम नॉर्मल पे बैक करते हैं तो इसमें पीवी नहीं होती है. अच्छा, द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज 7 years. स्टूडेंट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 7 साल का है. यहाँ पीवी होती है. आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो केओ मिसिंग है, पर हाँ बोल दिया कि केओ से ही तो पीवी करते हैं. प्रोजेक्ट्स मॉडिफाइड IRR, MIRR ध्यान हो तो अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, MIRR भी सिखाया है. 10.9% का MIRR आ रहा है. और मॉडिफाइड NPV के लिए टर्मिनल वैल्यू निकालते थे. तो टर्मिनल वैल्यू री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% इज 1143,589. तो ये आरटीपी में क्वेश्चन आ जाने का हिंट यही है कि अगर मॉडिफाइड एनपीवी और मॉडिफाइड IRR नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि उन्होंने रेफर कर दिया है कि एग्जाम में आ सकता है. कैश इनफ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इक्वली, मतलब एन्युटी रहेगा, हर साल हमारा अमाउंट सेम रहेगा. एंड हाउएवर द कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इवन आफ्टर द पेबैक पीरियड ड्यू टू गेन्स, एक्सपेंशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो अभी तक तो हमको आउटफ्लो भी नहीं दिखा और अभी तक हमें इनफ्लो भी नहीं दिखा. पर हाँ पे बैक दे दिया, डिस्काउंटेड पे बैक दे दिया, MIRR दे दिया और टर्मिनल वैल्यू भी दे दिया है मुझे. अच्छा, ABC argues that project is strategically essential for long time survival. बोल रहा है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है. Simple payback of 5 years indicate that the investment risk is acceptable. Or although the discounted payback is 7 years, the project will continue to generate inflow 1 year beyond this period. तो इससे समझ में आ गया कि जो लाइफ है प्रोजेक्ट की वो 8 साल की है. बोल रहा है वैसे तो डिस्काउंटेड पेबैक 7 साल का आ रहा है, पर प्रोजेक्ट उसके 1 साल बाद और चलेगा, तो यानी लाइफ जो है वो 8 years है. MIRR of 10.9% should be interpreted in the light of industry cyclicality. तो ठीक है, MIRR पीछे भी दे दिया था, 10.9% का MIRR है. अच्छा, बैंक के कुछ कंसर्न है. बैंक बोल रहा है रिलायंस ऑन पेबैक अलोन इग्नोर्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क फैक्टर. बोल रहा है हमसे पेबैक देके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. इंडस्ट्री वोलेटिलिटी, कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल में अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज. तो फाइनली वो आपसे ना एक रिपोर्ट मांग रहे हैं. इसमें भी एक इस तरह का टेबल बनाना है जिसमें NPV बतानी है, MIRR बताना है, पेबैक बताना है. तो पेबैक तो खैर उन्होंने बता ही दिया था, 5 years आ रहा था अपना पेबैक पीरियड, है ना. पेबैक पीरियड 5 years है. MIRR बोल रहे थे वो 10.9% का MIRR है. 10.9 ही था ना, हाँ 10.9. और इसके अलावा डिस्काउंटेड पेबैक बता दिया है कि 7 years का आ रहा है. और ARR आपको निकालना है, PI आपको निकालना है. अच्छा वैसे रेंज बता सकते हो NPV की एक्सेप्टेबल रेंज क्या होती है? NPV में प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कब होता है? हाँ, तो इसकी रेंज क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए. अच्छा, MIRR की एक्सेप्टेबल रेंज क्या है? MIRR के अकॉर्डिंग कब एक्सेप्ट करते हैं? जब वो मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो. कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होनी चाहिए रेट.
पे बैक में कब डिसाइड करते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? जब वो नहीं, पीआई नहीं है, पे बैक है। पे बैक में कब डिसाइड करते हैं? जब वो एन से छोटा हो, यानी लाइफ से छोटा हो, कि पता चला लाइफ तो 7 8 साल है और पे बैक 10 साल आ रहा है, तो फिर कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लेस देन एन में एक्सेप्ट हो जाता है। डिस्काउंटेड पे बैक में भी वही लेस देन एन है तो एक्सेप्ट है। अच्छा, एआरआर में मोर देन केओ होता है तो एक्सेप्ट होता है, और पीआई में मोर देन 1 होता है तो एक्सेप्ट होता है। तो अपने को यही चेक करना है कि अपना एआरआर क्या आ रहा है, पीआई क्या आ रहा है, एनपीवी क्या आ रहा है। फॉर एआरआर यूज द फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमने पढ़ा ही यही है कि एआरआर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पीवी फैक्टर्स। तो ये क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर दे दिया है, 7 साल का 5 आ रहा है और 8 साल का 5.535 आ रहा है, पर ना ये रेट 9% से दी हुई है। तो 9% से दी हुई है तो एक हिंट लग गया कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। यहाँ जो केओ मिसिंग था ना, वो केओ 9% ही है, क्योंकि 9% से पीवी फैक्टर दे रखे हैं। वैसे निकल भी जाएगा। तो इसमें करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है? अगर आप ये कंफ्यूजन में है कि सर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा, तो इसकी स्टार्टिंग होएगी टर्मिनल वैल्यू से। आपको टर्मिनल वैल्यू दे रखा है, तो टर्मिनल वैल्यू कितनी दे रखी है? टर्मिनल वैल्यू जो दे रखी है इन्होंने, वो दे रखी है 1143,589। अगर पढ़ा हो मॉडिफाइड एनपीवी मेथड, तो टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता था कि जो कैश फ्लो हम हर साल कमाएंगे उसको अगर री इन्वेस्ट कर दें तो फिर उससे हमें कितना मिलेगा, तो वो हमारी टर्मिनल वैल्यू होती थी। अच्छा, टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला हो सकता है एफ इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई। अगर एन्युटी होता है तो याद है फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? टाइम वैल्यू मनी में पढ़ा हुआ है कि अगर एन्युटी होता है तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें मुझे एफ पता है 1143,589, और इसका पी मुझे निकालना है, और रेट आपकी 10% है, टू दी पावर 8 - 1 एंड डिवाइडेड बाय 0.10। 0.10 करना है एक बार ये सॉल्व। 1.1 की पावर 8 -1 डिवाइड बाय 0.10। नहीं मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है? 11.43589 आ रही है क्या? है ना, और ये आपका टोटल 1143,589 है, तो आपका पी आ जाएगा इसमें 1 लाख। पी मतलब हर साल का CF80 आ गया, हर साल का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। अच्छा, हर साल का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अगर आ गया, इससे हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए ये वाला पार्ट, कि ना ऐसे ही आपको टर्मिनल वैल्यू दे दे और बोले बताओ हर साल आप कितना पैसा कमा रहे थे, तो ये इस तरह से निकल जाएगा। अब क्या है ना, पे बैक पीरियड याद है आपको? पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता था आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो। तो अगर मैं पे बैक पीरियड ले रहा हूँ 5 इयर्स और आउटफ्लो मुझे नहीं पता, पर मेरा हर साल का इनफ्लो 1 लाख है, तो क्या आपका आउटफ्लो निकल जाएगा? अरे आएगा ना आउटफ्लो 5 लाख। और फिर इन्होंने हमको डिस्काउंटेड पे बैक भी दे रखा था। डिस्काउंटेड पे बैक 7 इयर्स में आ रहा है, मतलब अगर मैं 1 लाख को अगर 7 इयर्स के क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, 1 लाख को अगर मैं क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा आउटफ्लो 5 लाख आ जाना चाहिए डिस्काउंटेड पे बैक, और ये 7 इयर्स में आ जाना चाहिए। तो पीछे ना हमको फैक्टर दे रखा था कि 7 इयर्स में 5 आता है, तो मतलब ये 5 जो है ये किस रेट पे आ रहा है? 9% पे ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब समझ में आ गया फिर से कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% ही है।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। वैसे तो मैंने हिंट ही दे दिया था कि रेट वही दी हुई है तो वही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई स्टूडेंट, तो इससे अब हम मतलब पीवी ऑफ इनफ्लो निकाल सकते हैं। तो 8 साल का उन्होंने हमको क्यूमुलेटिव फैक्टर दे रखा है 9% से 5.535। तो 1 लाख इंटू 5.535 करें तो ये आपका पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ना, मेन तो वो टर्मिनल वैल्यू ही था। तो एनपीवी आ जाएगी, 5 लाख माइनस करोगे तो एनपीवी आ जाएगी आपकी 53,500। एनपीवी आ जाएगी आपकी 53,500। अरे क्या, और पीआई आ जाएगा आपका, पीआई आ जाएगा 553,500 एंड डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो बताना पीआई कितना आएगा। 1.1011 कर देता हूँ, 1.11। पीआई भी आ गया। और क्या चाहिए था इसमें, एआरआर चाहिए था। तो एआरआर के लिए क्या करेंगे, एआरआर के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। तो मैंने सी फैट तो निकाल ही लिया था। अगर मैं उस सी फैट में डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूं तो क्या आपका पीएटी आ जाएगा। पीएटी में ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन तो सी फैट आता है। तो सी फैट में अगर डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं तो पीएटी आना चाहिए ना। एंड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो सी फैट आपका 1 लाख आया और डेप्रीसिएशन आउटफ्लो 5 लाख आया था। 5 लाख डिवाइड बाय 8 करूँ तो 62,500 का डेप्रीसिएशन आ रहा है। एंड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख हो जाएगा। कैसे आता था एवरेज इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 2। तो 5 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 लाख इंटू 100। तो आपका ARR आ जाएगा 15% का ARR आएगा। इंस्टीट्यूट ने ARR का आंसर रॉन्ग दे रखा है। उन्होंने 7.5% दे दिया क्योंकि उन्होंने गलती से 5 लाख से डिवाइड कर दिया, जबकि डिवाइड एवरेज से करते हैं। ये आपका पूरा क्वेश्चन था, ये आरटीपी के क्वेश्चंस थे, है ना। एक्सट्रैक्ट आ सकता है इस क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन आने के चांस कम है। तो मेन कैलकुलेशन तो यही थी कि सी फैट कैसे निकलेगा। तो टर्मिनल वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू को मैंने फ्यूचर वैल्यू बोला हुआ है। तो फ्यूचर वैल्यू गिवन थी, आपको एनवीटी निकालनी थी। तो एनवीटी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया सबको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं बता देता हूँ। मैं थोड़ा शॉर्ट में किया था, अगर नहीं समझ में आया तो डिटेल में कर देता हूँ। डिस्काउंटेड पेबैक में हम क्या करते थे, डिस्काउंटेड पेबैक में हम पहले आउटफ्लो लिखते थे और फिर उसके बाद जब इनफ्लो लिखते थे ना, तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखते थे। और फिर हर साल का कैश फ्लो 1 1 लाख, 1 1 लाख, हर साल का कैश फ्लो 1 1 लाख है। तो हम क्या करते थे, इसकी पीवी करते थे और पीवी करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेट कर देते थे। तो क्या मैं बोलूं, अगर डिस्काउंटेड पेबैक निकाल रहे हैं तो जिस साल 5 लाख आ जाएगा वही मेरा पेबैक बन जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि 7 इयर्स में ऐसा हो रहा है कि ये क्यूमुलेटिव 5 लाख आ रहा है, 7वें साल में ऐसा हो रहा है कि इसकी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख रुपीज आ रही है। तो मतलब 1 लाख को मैं अगर 7 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो 5 लाख आना चाहिए ना। तो 1 1 1 1 अगर मैं लूंगा, तो 1 1 1 अगर मैं लूंगा तो इसका क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 5 होना चाहिए, तभी तो जाके 5 लाख आएगा, है ना। तो वो क्यूमुलेटिव फैक्टर उन्होंने बोल रखा है कि 7 साल में आता है 5। तो इसलिए रेट क्या हो जाएगी, 9%। और बोलो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एफएम की आरटीपी कंप्लीट हो गई, है ना। वी आर ऑन टाइम। हाँ, कॉस्ट वाली कल करवा दूंगा।